हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 में जीव जनन कैसे करते हैं। तो जनन क्या है, जनन की परिभाषा वगैरह, उसके प्रकार वगैरह को देखा जाएगा। तो पहले हम लोग कुछ बातें जनन के बारे में कर लेते हैं। तो जनन होता क्या है, सभी सजीव, चाहे वो एक कोशिकीय हो, बहुकोशिकीय हो, कोई भी है, वो अपने समान अपना संतान बनाएगा और यही संतान बनाने की प्रक्रिया कहलाएगा क्या, जनन का। जैसे मैं बना हूँ, मैं अपने गार्जियन के थ्रू बना हूँ, तो जैसे भी बने हैं वो आपकी प्रक्रिया कहलाएगा क्या, जनन कहलाएगा। अब जनन क्यों होता है, उसकी क्या आवश्यकता है, चलिए पहले कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। जाति विशेष की निरंतरता बनाए रखने के लिए, अब किसी भी जाति को आगे अपने वंश को चलाना है, तो वंश को चलाने के लिए वो क्या करेगा, जनन करेगा, तभी तो उसका वंश आगे चल पाएगा। दूसरा, समान लक्षण वाले जीव उत्पन्न करना। अब हमें कुछ अच्छे लक्षण हैं, कुछ खराब लक्षण हैं, तो हम अच्छे लक्षणों को जनन के द्वारा आगे बढ़ा सकते हैं, या समान लक्षणों की उत्पत्ति भी हम अगली पीढ़ी में ले जा सकते हैं। आनुवंशिक लक्षणों की वंशागति जनन के द्वारा होती है। माता पिता में कौन सा गुण है, कौन सा नहीं है, कौन सा अच्छाई है, बुराई है, कुछ गुण उनके संतानों में देखी जाती है, तो ये अनुवांशिक लक्षण है। तो अनुवांशिक लक्षणों की वंशागति डीएनए के द्वारा हम पहुंचाते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। जैव विकास का आधार है विभिन्नताएं दर्शाना, और जो विभिन्नता दर्शाया जाता है वो लैंगिक जनन में दर्शाया जाता है। तो जब ये लैंगिक जनन में दर्शाया जाता है तो एक संतान अपने आने वाली संतान से, या संतान अपने पूर्वज से कितना अलग है, एक सजीव दूसरे सजीव से कितना अलग है, वही अलग अलग गुण कहलाता क्या है, विभिन्नता। और यही जो विभिन्नता है बनाता क्या है, जैव विकास। नए जीवों का विभिन्नता के कारण ही विकास होता है। तो ये है जनन की आवश्यकता। अब हम बात करेंगे जनन कैसे कैसे कौन कौन से सजीव करते हैं, कुछ पहले इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे हम लोग देखे होंगे गधा, खच्चर और घोड़ा। अब इन तीनों में से खच्चर एक ऐसी प्रजाति है जो अपने जीवन में जनन नहीं करता है, लेकिन उसकी पीढ़ी अभी तक चली आ रही है। कहीं कहीं आप देखे होंगे खच्चर को। तो ये जो खच्चर है ये मादा घोड़े के साथ, सिंपल सा हम कह सकते हैं क्या, घोड़ी के साथ, और नर कौन होगा, गधा। इन दोनों के बीच जो प्रक्रिया होती है तब निर्माण किसका होता है, खच्चर का। तो खच्चर अपने जीवन में जनन नहीं करता है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे, या संतान उत्पन्न नहीं करता है, ये हो गया पहला। अब दूसरा कौन है, आप नाम सुने होंगे, मधुमक्खी में कौन सा, ड्रोन मधुमक्खी। मधुमक्खी में कौन सा, ड्रोन मधुमक्खी, ये भी जनन नहीं करता है। तो अभी हम आगे लैंगिक जनन जब पढ़ेंगे तो वहाँ कुछ इसके मधुमक्खी के बारे में देखेंगे कि वो कैसे अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाता है, वो द्विगुणित में बढ़ाता है कि अगुणित में बढ़ाता है, किसकी सहायता से बढ़ाता है। तो ये आप कैसे मान लीजिए, ये हो गया मादा, हो गया घोड़ी, नर हो गया गधा, दोनों को एक साथ कराएंगे तब बनेगा कौन, खच्चर। तो खच्चर अपने जीवन में जनन नहीं करता है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। फिर ऐसे ड्रोन मधुमक्खी हो गया। मधुमक्खी में 3 प्रजातियां, एक आपका वर्कर, एक ड्रोन और एक आपका क्वीन, जिसमें से ड्रोन आपका जनन नहीं करता है, फिर भी इसकी प्रजाति या इसकी पीढ़ियां आगे बढ़ते रहती है। तो हम जब लैंगिक जनन पढ़ेंगे तो सभी जीवों का, तो वहाँ थोड़ा बहुत इसके बारे में बात किया जाएगा। वैसे 10 में इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है नहीं, लेकिन आप जानते रहेंगे ये। और कुछ ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो संतान उत्पन्न करने में असफल या सक्षम नहीं होते हैं, तो ऐसे मनुष्य को हम लोग नाम कौन सा देते हैं, इनफर्टाइल या बंध्यता, बंध्य मानव, इनफर्टिलिटी। ये बात थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो बस आप ये जानते रहिए, संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया कहलाए क्या, जनन। और खच्चर अपने लाइफ में जनन नहीं करता है, ड्रोन अपने लाइफ में जनन नहीं करता है, फिर भी उसकी पीढ़ी चलती रहती। बाकी ये इनफर्टिलिटी जो ह्यूमन होता है वो भी संतान उत्पन्न करने में असफल होता है किसी कारणवश में। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अब जनन जो हमारा होता है
वो कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का होगा। पहला अलैंगिक, दूसरा कौन सा? लैंगिक। जनन कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, अलैंगिक और लैंगिक। तो चलिए हम लोग देखेंगे कौन सा? अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी जो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ए का मतलब एक, सेक्सुअल का मतलब एक सेक्सुअल भाग लगेगा, इसमें केवल एक ही भाग लगता है, या जिसमें केवल एक ही युग्मक लगता है, या अलैंगिक बिना लैंगिक भाग के। लैंगिक का मतलब इसमें लैंगिक भाग लगे, लेकिन अलग गया, अ का मतलब बिना, हम समझ लें यहाँ। तो बिना लैंगिक भाग मतलब जिसमें केवल एक ही युग्मक की आवश्यकता होती है, वो जनन कौन सा कहलाएगा? अलैंगिक जनन। जिसमें केवल एक ही युग्मक की आवश्यकता होती है, वो क्या कहलाएगा? अलैंगिक जनन। और इसमें कुछ जर्मिनल कोशिकाएं होती है, उन्हीं जर्म कोशिकाओं से ही ये अपना नया संतान बनाते हैं। तो अभी जो अलैंगिक जनन है, हम इसके प्रकार को देखेंगे, ये कितने प्रकार से होगा। चलिए, कौन कौन सा होगा? विखंडन, दूसरा खंडन, तीसरा आपका मुकुलन, चौथा आपका पुनरुद्भवन, और पुनरुद्भवन के बाद हम कर लें बीजाणु जनन, बीजाणु जनन, और कर लें एक और कर लें कायिक जनन, कायिक जनन। तो ये है कुछ अलैंगिक जनन के प्रकार, जिसको हम लोग नाम देंगे FISSION, फिजन। ये आपका फ्रेगमेंटेशन, मुकुलन का बडिंग, पुनरुद्भवन का रीजनरेशन, और इसका बीजाणु जनन का स्पोरोजेनेसिस। इसका हो जाएगा स्पोरोजेनेसिस, स्पोरोजेनेसिस, और कायिक में वेजिटेटिव। ये वेजिटेटिव, विखंडन, खंडन, मुकुलन, पुनरुद्भवन, बीजाणु जनन और कायिक जनन। ये है कुछ अलैंगिक जनन के प्रकार। अब हम एक एक को देखेंगे, इसमें कौन सा जनन कैसा रहेगा, कैसे होगा, तो ये प्रक्रिया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला विखंडन का। अभी जो विखंडन है, खंडन का मतलब एक भाग टूटकर दूसरा भागों में बंटना। एक भाग टूट के दूसरे भागों में जब भी टूटेगा, वो एक शरीक भागों में टूटेगा। जब एक शरीक भागों में टूटेगा तो वो आपका कहलाएगा क्या? विखंडन। बस इसमें आपको ये ध्यान देना है, हर प्रक्रिया टूटने जैसी लगेगी, बस थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंट होगा, कुछ शब्दों का उलट फेर होगा, जिससे हम उसके बीच थोड़ा बहुत अंतर समझ सकते हैं। तो चलिए हम पहले विखंडन के बारे में देखेंगे। जब कोई भी एक कोशिकीय प्राणी है, एक कोशिकीय प्राणी, या आप ध्यान देंगे विखंडन के लिए, जैसा आपका हो गया अमीबा, पैरामीशियम, ये सभी लोग, इन सब में जो जनन होता है विखंडन प्रकार का होता है। तो अब इनमें जो जनन होगा वो 2 कंडीशन में होता है। एक आपका बनाता है कैरियोकाइनेसिस, फिर आपका बनाता है साइटोकाइनेसिस।
अब कैरियोकाइनेसिस को हम लोग नाम देते हैं केंद्रक विभाजन, केंद्रक विभाजन, और साइटोकाइनेसिस को कोशिका द्रव्य विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन। अब जो अमीबा वगैरह है, अमीबा पैरामीशियम, कुछ जीवाणु एक कोशिकीय हो गए, तो इनमें पहले होगा क्या, केंद्रक का विभाजन। इनमें पहले होगा क्या, केंद्रक का विभाजन। अब जैसे अमीबा किसी भी आकार का हो गया, ये अब मान लीजिए कि इसमें ये क्या होगा, इसका केंद्रक। अभी जो इसका केंद्रक है पहले होगा क्या, केंद्रक विभाजन। तो एक बात आप ध्यान रखेंगे, जब भी हम अलैंगिक जनन कराएंगे तो अलैंगिक जनन में जो विभाजन होगा वो कौन सा होगा, समसूत्री विभाजन होगा। अलैंगिक जनन में जो विभाजन होगा कौन सा होगा, समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन अलैंगिक जनन में होगा। अब इसका जो केंद्रक है, पहले इसका केंद्रक बटेगा। जब इसका केंद्रक बटेगा वो कैसे हम बटेगा देख लीजिए। अब पहले ये कंडीशन कुछ ऐसा बनाएगा कि हमें ये ऐसा लगे ये केंद्रक की अब कितने भागों में बटने वाला है, 2 भागों में बटने वाला है, ऐसा कुछ। ये जैसे यहाँ सीधा सीधा केंद्र दिख रहा है, अब यहाँ हमें लग रहा है कि ये बीच में से टूटने वाला है। और जब ये टूटने वाला है तो एक ऐसा कंडीशन आएगा कि जिसमें से एक आपका ये, एक आपका ये, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ये केंद्रक, अब जो केंद्रक अलग हो गया तो केंद्रक का बटना ही कहलाता क्या है, कैरियोकाइनेसिस या केंद्रक विभाजन। अलैंगिक जनन में विखंडन एक कोशिकीय प्राणियों में होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। और इसमें पहले विभाजन क्या होगा, केंद्रक बटेगा एक से अधिक भागों में, और जब एक से अधिक भागों में बटेगा ये कहलाएगा क्या, केंद्रक विभाजन। और जब ये केंद्रक विभाजन हो जाएगा तो इसी के पास होता है कोशिका द्रव्य। अब इनके अंदर होता क्या है, कोशिका द्रव्य होता है। अब ये धीरे धीरे जब इसका केंद्रक बट जाएगा, केंद्रक के बटने के बाद जो कोशिका द्रव्य है वो विभाजित होगा। अब मान लीजिए कोशिका द्रव्य विभाजित होगा, अब ये एक भाग यहाँ से, एक भाग यहाँ से, अब ये पूर्णतया एक यहाँ से आपका, एक यहाँ से, अब ये दोनों लोग अलग अलग हो जाएंगे। जब दोनों लोग अलग अलग हो जाएंगे तो इस प्रकार के जनन को नाम कौन सा देंगे, विखंडन। ये होगा किसमें, एक कोशिकीय प्राणियों में, अमीबा वगैरह में। ये आपका हो गया पहला कौन सा, विखंडन। अब हम दूसरी बात करते हैं। विखंडन के बाद जो दूसरा है, दूसरा था खंडन। तो सेकंड आपका कौन सा, खंडन, जिसको नाम कौन सा दिया गया था, फ्रेगमेंटेशन। ये फ्रेगमेंटेशन। अब ये प्रक्रिया सेम है, उसमें एक से अधिक भागों में केंद्रक बढ़ रहा था, फिर उसके बाद हो रहा था, तो वो आपका अभी जो फ्रेगमेंटेशन है बस ये होगा किसमें, बहुकोशिकीय में। जैसे आपका स्पाइरोगाइडा, यूलोथ्रिक्स, इन सब में आपका होगा। अब यही जो आपका खंडन है बहुकोशिकीय प्राणियों में, जब शरीर एक से अधिक भागों में टूटेगा और प्रत्येक टूटा हुआ भाग नया जीव बनाएगा, तो इस प्रक्रिया को हम नाम कौन सा देंगे, खंडन का। अब जैसे आपका क्या, स्पाइरोगाइडा, स्पाइरोगाइडा, यूलोथ्रिक्स। थोड़ा सा एग्जाम्पल का नाम कठिन लगेगा लेकिन आप इसको ध्यान में रखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इससे बन सकता है कि स्पाइरोगाइडा में कौन सा जनन होता है, तो 4 ऑप्शन देगा, खंडन, विखंडन, मुकुलन, जो भी है वो आप अपना ध्यान देंगे। तो जो खंडन है वो बहुकोशिकीय प्राणियों में होता है, शरीर एक से अधिक भागों में टूटेगा, टूटने के बाद प्रत्येक टूटा हुआ भाग अलग अलग नया जीव बनाएगा, ये कहलाएगा खंडन। जैसे आपका स्पाइरोगाइडा, यूलोथ्रिक्स, जैसे देख लीजिए सिंपल सा कुछ फिगर के थ्रू। हम बहुत आसान सा फिगर बना रहे हैं बस आपको समझने के लिए।
चलो ये मान लीजिए एक आपका हो गया क्या, स्पाइरोगाइरा। अब ये जो स्पाइरोगाइरा है इसमें खंडन करना है इसका। जैसा खंडन करेंगे तो ये प्रत्येक भाग यहाँ से टूटेगा। जब प्रत्येक भाग टूटेगा तो हर टूटा हुआ भाग तो ये हर टूटा हुआ वाला भाग है, ये सब अलग अलग दिखेंगे। जब सब अलग अलग दिखेगा तो ये इसे सिंपल सा फिगर दर्शा सकते हैं। अभी जो प्रत्येक पहले तो एक जीव, अब ये यहाँ से टूटा, और जब यहाँ से टूटा तो 3 खंडों में टूटा। जब 3 खंडों में टूटा है तो अब ये 1 से 3 बन रहा है। जब 3 बन रहा है तो इस प्रक्रिया को हम नाम कौन सा देंगे, खंडन। तो ये आपका कहलाएगा क्या, बहुकोशिकीय प्राणियों में जब 1 से अधिक भागों में टूटता है शरीर, वो कहलाता क्या है, खंडन। एग्जाम्पल में क्या याद रखेंगे, स्पाइरोगाइरा और यूरोथ्रिक्स। ये हो गया आपका अगला। अब हम बात करते हैं अगले जनन की ओर। आपका भी खंडन हो गया, खंडन हो गया। अब हम बात करेंगे तीसरा खंडन। खंडन के बाद तीसरा बात कर लिया जाए मुकुलन के बारे में। मुकुलन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बडिंग। अब जो मुकुल होता है, मुकुल या कलिका, मुकुल या कलिका, अब यही जो कलिका है ये अपनी मातृ कोशिका से लगी रहेगी और कुछ ऐसा कंडीशन आएगा कि ये धीरे धीरे थोड़ा बहुत बड़ा होकर के अपनी मातृ कोशिका से अलग हो जाएगा। जब अपनी मातृ कोशिका से अलग होगा तो वो धीरे धीरे एक नए संपूर्ण जीव का विकास करेगा। इस प्रक्रिया को हम नाम कौन सा देंगे, मुकुलन। और जो मुकुलन की प्रक्रिया जैसे ईस्ट, हाइड्रा, इन सब में कौन सा जन्म होता है, मुकुलन का होता है। अब जैसे मान लीजिए कि अगर हम ईस्ट में देखें, मान लीजिए ये इसकी छोटी सी कोशिका, बाकी ये पूरी संपूर्ण शरीर। अभी ये छोटा वाला भाग है, ये छोटा वाला भाग इसका कहलाता क्या है, बड कहलाता है, मुकुल कहलाता है या कलिका कहलाता है। अब यही कलिका यहाँ से टूटेगा और जब ये कलिका यहाँ से टूटेगा, मान लीजिए टूट के अलग हो गया, अब धीरे धीरे यह होगा क्या, बड़ा होता रहेगा। और जब धीरे धीरे बड़ा होता रहेगा तो एक नया बन गया, एक आपका ये तो मातृ कोशिका, ये मातृ कोशिका और ये नई संतति कोशिका टूटा हुआ। जब ये यहाँ से टूट करके बड़ा नया जीव बना लेगा, अपने आप को नए में परिवर्तित कर लेगा, तो यही हमारा कहलाएगा क्या, मुकुलन। ईस्ट और हाइड्रा में हम कौन सा देख सकते हैं, मुकुलन का देख सकते हैं। और हाइड्रा में भी देखा जाए तो अब यहाँ इसके पास कुछ स्पर्शक लगे होते हैं, ये अब यहाँ एक छोटा सा भाग लगा होता है, यही जो छोटा वाला भाग है ये कहलाएगा क्या, मुकुल कहलाएगा। अब यही यहाँ से टूटेगा, टूटने के बाद नया हाइड्रा बनाएगा, तो ये आपका कहलाएगा क्या, मुकुलन। तो जब मातृ कोशिका से मुकुल या कलिका टूट करके नया जीव बनाता है या संपूर्ण जीव का विकास करता है, यह आपका कहलाएगा क्या, मुकुलन। तो हाइड्रा और ईस्ट में हम देख सकते हैं कौन सा, मुकुल का देख सकते हैं। अब हम अगली प्रक्रिया कौन सा देखेंगे, मुकुलन के बाद देख लिया जाए कौन सा, पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन, इसको हम लोग नाम देंगे रीजेनरेशन। अब ये आपका रीजनरेशन है, इसमें होता क्या है कि किसी भी जीव का जो कटा हुआ भाग है, किसी भी जीव का जो कटा हुआ भाग है, उस कटे हुए भाग से नया जीव बन जाए, तब इस प्रकार के जन्म को हम नाम कौन सा देंगे, पुनरुद्भवन। जब किसी भी जीव के कटे हुए भाग से नया जीव बन जाए तब वो आपका कहलाएगा क्या, पुनरुद्भवन। जैसे आप लोग देखे होंगे कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो कटा हुआ भाग है या तो कटा हुआ भाग वापस आ जाता है, और एक कुछ ऐसे कंडीशन होती है जिसमें उस कटे हुए भाग से नया शरीर बनता है। पहले हम लोग उसकी बात करेंगे जिसमें जहाँ से नया शरीर
कोई भाग कटा हुआ है वो भाग बनता है। जैसे मानव की त्वचा, मानव की क्या त्वचा, या किसी भी बड़े जीवों की त्वचा, अगर किसी भी तरीके से वो नष्ट हो गया है तो धीरे धीरे वहाँ नई त्वचा आ जाती है। तो ये भी आपका एक कहलाएगा क्या, पुनरुद्भवन। फिर छिपकली की पूंछ, तो छिपकली की पूंछ में भी कौन सा हो रहा है, रीजनरेशन हो रहा है। तो अब ये नहीं कि पूंछ से तो जैसे पूंछ कट गया या चमड़ा कट गया किसी भी तरीके से, तो उस नए चमड़े से नया सजीव तो नहीं बनेगा, लेकिन जहाँ से ये हटा हुआ है वहाँ फिर से वो संरचना आ जाएगी। यही हमारा कहलाता है क्या, पुनरुद्भवन कहलाता है। तो आप होमवर्क में ये कमेंट करके बताएंगे। तो ये मानव की त्वचा से नया मनुष्य नहीं बन रहा है, छिपकली की पूंछ से नई छिपकली नहीं बने, मतलब वो अंग विकास हो रहा है। तो इसे हम नाम कौन सा देंगे, कौन सा पुनरुद्भवन कहलाएगा। दो कंडीशन बनना है, तो इससे जो त्वचा कटा है वो तो खाली नया त्वचा आएगा, पूंछ कटी है तो नई पूंछ आएगी। अब ये नहीं कि कटे हुए पूंछ से नई छिपकली बनेगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये तो एक हो गया पहला कंडीशन, जिसमें कटा हुआ भाग वापस आ जाता है। इस कटे हुए भाग को हम नाम कौन सा देते हैं, ये होमवर्क में रहेगा। अब अगला, अब हम लोगों को देखना क्या है, जिससे नया सजीव बने। अब जो नया सजीव बन रहा है वो हम देख सकते हैं किसमें किसमें, हाइड्रा में। और सबसे जो अच्छा पुनरुद्भवन देखने के लिए मिलता है ये आपका क्या, प्लनेरिया। तो ये जो प्लनेरिया है, ये प्लनेरिया में हम लोग देखेंगे क्या, पुनरुद्भवन। जैसे मान लीजिए कि आपका हो क्या गया, प्लनेरिया। ये प्लनेरिया, अब इस प्लनेरिया के शरीर को जितने भागों में काटा जाएगा, हम जितने भी भाग काट लें, प्रत्येक कटा हुआ भाग नया प्लनेरिया बनाने में सक्षम रहेगा। इसलिए प्लनेरिया में जो पुनरुद्भवन होता है वो वास्तविक पुनरुद्भवन होता है। प्लनेरिया में वास्तविक पुनरुद्भवन होता है। आप 10 टुकड़ा काटेंगे, 20 टुकड़ा काटेंगे, प्रत्येक टुकड़ा नया प्लनेरिया बनाने में सक्षम होगा। यही कहलाएगा क्या, पुनरुद्भवन। बाकी हाइड्रा में जैसे हम लोग मुकुल कराए थे वहाँ से भी देख सकते, बाकी कटे हुए भाग से भी नया बन सकता है। लेकिन पुनरुद्भवन की जो खोज हुई थी वो किए थे अब्राहम ट्रम्बले। अब्राहम ट्रम्बले पुनरुद्भवन की खोज कौन किया था, अब्राहम ट्रम्बले ने किया था। और किसमें किया हुआ था, हाइड्रा में ही किया हुआ था। पुनरुद्भवन की खोज हाइड्रा में कौन, अब्राहम ट्रम्बले ने किया हुआ था। और लगभग आपका 1702 में, ये 1702 में अब्राहम ट्रम्बले ने हाइड्रा में पुनरुद्भवन की सबसे पहले खोज की थी। तो ये आपका हो गया क्या, पुनरुद्भवन। कटे हुए भाग से नया जीव बनता है ये, दूसरा कटा हुआ भाग वापस आ जाता है, ये दोनों कहलाता है पुनरुद्भवन। तो आपको होमवर्क में बताना क्या है, कटे हुए भाग के स्थान पे नया वो भाग आ जाता है, उसे नाम कौन सा देते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो हम अगले की ओर आते हैं, पुनरुद्भवन की बात। बीजाणु जनन, अब ये जो बीजाणु जनन है बहुत प्रकार से होता है आपका। तो मुख्यतः हम 10 में क्लास देख रहे हैं, तो 10 की क्लास में कुछ 2 प्रकार से देखा जाएगा। एक आपका चल बीजाणु और एक आपका अचल बीजाणु। चल और अचल। अब जो चल वाला है चलने वाला होगा, अचल वाला नहीं चल पाएगा। अब जो चलने वाला है इसके पास उपस्थित क्या होगा, कशाभिका। इस कशाभिका की सहायता से वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएगा, फिर जनन की सारी प्रक्रिया को अंजाम देगा। तो इसे हम नाम कौन सा देंगे, चल बीजाणु। इसके एग्जाम्पल में आपका क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास।
ये आपका है क्लेमाइडोमोनास। अब इसका जो शरीर होता है जैसे गुब्बारे में रस्सी बंधा हुआ हम देखते हैं ऐसे, ये आपका, तो यही जो दोनों निकला हुआ है ये कहलाएगा क्या, कशाभिका। तो अब इसमें जब जनन की प्रक्रिया होगी वो कहलाएगा क्या, चल बीजाणु। और कैसे प्रक्रिया, बहुत लंबी प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी, तो आप बस इतना ध्यान देंगे। बीजाणु जनन में यहाँ 10 के लेवल से दो प्रकार से, एक चल बीजाणु और एक अचल बीजाणु। चलने वाले के पास होगा क्या, कशाभिका, जिसकी सहायता से वो गमन करेगा, इसलिए इसे हम लोग चल बीजाणु का नाम देते हैं। अभी जो अचल बीजाणु है ये आपका कहलाता है कोनिडिया। अचल बीजाणु क्या कहलाता है, कोनिडिया। अब जैसे अभी जो कोनिडिया है पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक पे पाया जाता है। अभी जो पेनिसिलियम नोटेटम कवक है ये छोटे छोटे टुकड़े के रूप में होता है, अभी भी छोटा छोटा भाग है, यही कहलाता है क्या है, कोनिडिया। अब यही कोनिडिया यहाँ से टूट करके अलग जाएगा, जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, उस फेवरेबल कंडीशन में नया जीव बनाएगा, तभी से हम नाम कौन सा देंगे, अचल बीजाणु जनन का नाम देंगे। चल बीजाणु में कौन, क्लेमाइडोमोनास, अचल में कौन, कोनिडिया, जो पेनिसिलियम नोटेटम कवक पे पेनिसिलियम नोटेटम कवक पे पाया जाता है। ये आपका हो गया क्या, बीजाणु जनन। अब जो लास्ट आपका बचा हुआ है वो कौन सा, कायिक जनन। अभी जो कायिक जनन है या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, इसके बारे में देख लीजिए। लास्ट आपका कायिक जनन, बस इसकी परिभाषा देख लीजिए। कायिक जनन के बारे में हम लोग अगले दिन देखेंगे, क्योंकि इसके लाभ और हानि भी देखना है, तो बस परिभाषा देख लीजिए कैसे कैसे कराएंगे। वेजिटेटिव प्रोपागेशन या रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन या रिप्रोडक्शन। तो ये सीधा सीधा आप जान के रखेंगे कि ये घटित किसमें होगा, पौधों में होगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसमें होगा, पौधों में होगा। और किससे होगा, कायिक भाग से होगा। कायिक भाग का मतलब जड़, तना, पत्ती, लेकिन बस ये ध्यान देंगे आप इसमें पुष्प को शामिल नहीं करेंगे। पुष्प वाला भाग इसे सदैव दूर रखना है, क्योंकि जैसे ही हम पुष्प को शामिल करेंगे वो अलैंगिक से लैंगिक में बदल जाएगा, इसलिए पुष्प नहीं रखना है। आप ध्यान देंगे जब हम पौधों में कराएंगे तो, क्योंकि अलैंगिक करा रहे हैं, जब अलैंगिक करा रहे हैं तो उसमें पुष्प शामिल नहीं करना है। अब पौधों में ये विशेष किसमें होगा, पौधों के कायिक भाग, जैसे आपका जड़, जैसे तना, जैसे पत्ती, इन सब की सहायता से जो जनन होगा वो क्या कहलाएगा, कायिक जनन। अब जो कायिक जनन है हम लोग कई प्रकार से, कलम विधि, दाब विधि, रोपड़ विधि, तो ये सब तमाम विधि अपनाएंगे, तो ये आपका हो गया जनन। तो पहले हम लोग देखें जनन की परिभाषा। सभी संतान जो बनते हैं जिस प्रक्रिया के द्वारा वो कहलाता क्या है, जनन। जनन की आवश्यकता क्या है, अपने समान नया जीव बनाना है, अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाना है, आनुवंशिक लक्षणों को हस्तांतरण करना है, अपनी निरंतरता बनाए रखना है। तो जनन हम लोग दो प्रकार से देखेंगे। क्या अभी हम लोग पहला देखे अलैंगिक जनन, जिसमें कई प्रकार को शामिल किया गया था, विखंडन, खंडन, मुकुलन, पुनरुद्भवन, बीजाणु जनन, कायिक जनन। अब जो विखंडन है वो एक कोशिकी प्राणियों में होता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ये तो पहले उनका केंद्रक विभाजन होगा, फिर केंद्रक विभाजन के बाद साइटोकाइनेसिस कोशिका द्रव्य विभाजन होगा, और जो अमीबा है उसमें द्विविखंडन या बहुविखंडन के अनुसार प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। अब जो अगला खंडन है, खंडन आपका बहुकोशिकीय प्राणियों में जब उनका शरीर एक से अधिक भागों में टूटता है, टूट करके नया भाग बनाता है, वो आपका कहलाता है खंडन, जैसे स्पाइरोगाइडा, यूरेट्रिक्स। मुकुलन, मुकुलन में से आपका हाइड्रा हो गया, इस्ट हो गया, इन पे छोटी छोटी कोशिकाएं निकली रहती हैं, जिसे बड या मुकुल कहते हैं, और यही मुकुल अपनी मातृ कोशिका से अलग होकर के नया संपूर्ण शरीर बना लेता है, जीव बना लेता है, मुकुलन कहलाता है। उसके बाद आपका पुनरुद्भवन, जिसमें कटे हुए भाग से संपूर्ण शरीर या संपूर्ण जीव बन जाता है, वो आपका कहलाता है मुकुलन। या तो कटा हुआ भाग वापस आ जाता है, या आपका होमवर्क में इसे नाम कौन सा देंगे, कमेंट सेक्शन में आप देंगे। फिर अगला आपका बीजाणु जनन।
बीजाणु जनन मुख्यतः हम दो प्रकार से क्लास 10 के लेवल के अनुसार देखेंगे, चल और अचल बीजाणु। चल वाले में क्या, क्लेमाइडोमोनास, जिसके पास कशाभिका होती है और इसी कशाभिका की सहायता से वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है, और जो कोनिडिया पेनिसिलियम नोटाटम उपस्थित होता है वो वहाँ से टूटेगा, फिर नया जीव बनाएगा, ये आपका अचल बीजाणु हो जाएगा। और लास्ट आपका बचता है कायिक जनन। कायिक जनन मुख्यतः या पूरा का पूरा पौधों में होगा। जब पूरा का पूरा पौधों में होगा तो बस आपको पुष्प शामिल नहीं करना है, पुष्प को छोड़ करके, उससे संबंधित जितनी भी संरचना छोड़ करके बाकी जितने भी हैं जड़, तना, पत्ती, ये सब की सहायता से जब हम कराएंगे तो वो कहलाएगा आपका कायिक जनन। और कायिक जनन कई प्रकार से होगा, कलम विधि, दाब विधि, रोपड़, ये तमाम विधि को आप जानते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ इसको छोड़ते हैं, अगली क्लास में थोड़ा बहुत देखेंगे कायिक जनन से लाभ और हानि। और एक बात आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अलैंगिक जनन में जो संतान बनता है उसे हम लोग नाम देते हैं क्लोन। क्लोन का मतलब संतान अपने पूर्वज के बिल्कुल हूबहू होगा, जैसे उसके माता पिता या जैसे उसके पूर्वज, ऐसे ही बिल्कुल संतान होगा। यही क्वालिटी या यही विशेषता कहलाती क्या है, क्लोन कहलाती है। और ये क्लोन सिर्फ अलैंगिक जनन के कंडीशन में बनता है, आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए क्लास को यहीं तक समाप्त किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो लोगों तक शेयर करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चलिए, थैंक यू।